नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 10 का चौथा टॉपिक कृषि। दोस्तों, कृषि के बारे में हम सभी लोग जानते हैं क्योंकि जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर टिकी हुई है और जितने भी रोज़गार मिलते हैं उसका लगभग 50% भाग कृषि से होता है। और कृषि के अंदर हम क्या जानेंगे कि कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं, कि भारत में किस किस प्रकार की जमीन कृषि क्या है, स्थानांतरित कृषि क्या है, विश्व के अलग अलग भागों में कृषि को किस नाम से जाना जाता है और फसलें कौन सी क्या है, खरीफ, रबी, जायद। इसके अलावा जो हमारी प्रमुख फसलें हैं चावल, गेहूँ, मक्का, इन सभी के बारे में दोस्तों इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, इसके अलावा इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक स्टोरी पर ज़रूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। क्योंकि दोस्तों बहुत कम लोग जो ये पुस्तकें पढ़ रहे हैं हम एनसीईआरटी को, इनको शेयर करते हैं क्योंकि ये पुस्तकें दोस्तों एनसीईआरटी की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एनसीईआरटी जो हमारा बेस होता है दोस्तों, हम चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर लें, यानी हम कांस्टेबल से लेकर यदि हम IAS तक की तैयारी करें तो उनके लिए बेस हैं और ये बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, गाइडों के पीछे भागते रहते हैं और गाइडों में दोस्तों क्या है, गाइडों में सवाल बनाते इसी में से हैं। कुछ वो कचरा डाल देंगे, मसाला डाल देंगे तो हम पसंद करते हैं और फिर हमारा अनुकूल रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों मैं सबको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी की पुस्तकें ज़रूर पढ़ें। आओ शुरू करते हैं। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है और इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। दोस्तों, भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है और कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। और खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है और इसके अतिरिक्त कुछ उत्पाद जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात करती है। दोस्तों, ये चाय, कॉफ़ी, मसाला सारे कृषि में आते हैं, ये वाणिज्यिक फसलें हैं। क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? तो दोस्तों बहुत सारे उद्योग हैं कृषिगत कच्चे माल पर हैं, आपको उनके नाम बताने हैं। अब दोस्तों कृषि के प्रकार कौन से हैं? कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है और पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। दोस्तों पहले हम पुराने तरीके से खेती करते थे, जैसे खेत जला दिया, फिर वहाँ खेती कर ली, अगले साल फिर जला दिया, वहाँ खेती कर ली। और हम पहले खाद बीज होता नहीं था तो डायरेक्ट फसल बोई और बैलों से हल जोता और कृषि कर लिया। अब दोस्तों नई नई तकनीक आ गई, ये ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, जो हमारे उन्नत बीज आ गए हैं, बहुत सारी सुविधा हो गई है दोस्तों। अब जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्यिक कृषि तक कृषि के अनेक प्रकार हैं और वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार से कृषि तंत्र अपनाए जाते हैं। दोस्तों भारत में किस प्रकार से कृषि करते हैं वो देखते हैं हम। तो पहले दोस्तों प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि करते हैं। तो दोस्तों प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि से मतलब है कि किसान के पास ज़मीन होगी थोड़ी बहुत, जैसे 2-4 बीघा ज़मीन है, तो उसमें वो उतनी खेती करेगा जितना उसका परिवार का वो पालन पोषण कर सके। और इसमें क्या, वो बैल से खेती करेगा, अब तो ट्रैक्टर से होने लगी है, और खाद भी ज़्यादा डालेगा नहीं। तो इस प्रकार होती है और इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। और प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजार, तो पुराने कृषि औजार जैसे लकड़ी के हल हो गए जो बैल से चलाते थे, कोई ऊँट से चलाता था, डाओ और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। परिवार मदद कर देता, कई बार पड़ोसी मदद कर देते और सारे मिलकर काम करते थे। और इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है।
यानी वो किस प्रकार भूमि उपजाऊ है और वर्षा कितनी क्या हो रही है उस पर ये डिपेंड करता। अब तो दोस्तों नहरें आ गई कई जगह, और कई जगह जहाँ नहर नहीं है वहाँ कुआं खुदवा के लोग कृषि करते हैं। और ये दोस्तों जो कृषि कर्तन दहन प्रणाली कृषि है, इस कृषि को हम कहते हैं कर्तन दहन प्रणाली, स्लैश एंड बर्न कृषि कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि किसान ज़मीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए क्या करते हैं, अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। और जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान, एक मिनट दोस्तों, और जब दोस्तों मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान क्या करते हैं, उस भूमि के टुकड़े को स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। और कृषि के इस प्रकार को स्थानांतरण के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। तो दोस्तों जब 1 साल छोड़ेंगे 2 साल छोड़ेंगे तब जो ज़मीन उपजाऊ हो जाएगी ऑटोमेटिक, फिर किसान फिर उसी भूमि पर खेती करने लग गए। चूँकि किसान उर्वरक तथा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है और देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। अब देखते हैं दोस्तों किस किस नामों से हम जानते हैं इस कृषि को। ये दोस्तों जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं जैसे आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड है, तो यहाँ इसे झूम कृषि कहते हैं, झूमिंग कृषि कहते हैं। झूमिंग कृषि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में कहते हैं। पर नॉर्थ ईस्ट के दोस्तों ये मणिपुर राज्य है, इसमें झूमिंग कृषि को पामलू कहते हैं। ये आपको ध्यान रखने दोस्तों, इसके नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में आमतौर पर पूछे जाते हैं। तो झूम कहेंगे आसाम, विशेष रूप से आसाम है दोस्तों। आसाम के अलावा मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। और मणिपुर में कहेंगे पामलू। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, पामलू कहाँ कहेंगे, मणिपुर में कहेंगे पामलू कृषि कहते हैं। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यह दोनों, छत्तीसगढ़ के दोस्तों बस्तर डिस्ट्रिक्ट है और यह दीपा कहते हैं। तो दीपा आपको ध्यान रखना है। यह 3 नाम है। और अब देखते हैं कर्तन और दहन प्रणाली है, झूम के बारे में दे रखे है कि विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जो कर्तन और दहन प्रणाली अंग्रेजी में कहेंगे स्लैश एंड बर्न कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहते हैं। तो मिल्पा कहेंगे मध्य अमेरिका और मैक्सिको में। ये दोस्तों मैक्सिको एक लैटिन अमेरिकी देश है और मध्य अमेरिका भी लैटिन अमेरिका में आता है। मिल्पा बोलते हैं। वेनेजुएला, ये भी दोस्तों जो लैटिन अमेरिका का देश है। वेनेजुएला में कहते हैं कोनुको, ब्राज़ील में कहते हैं रोका। ये दोस्तों सारे दक्षिणी अमेरिकी देश हैं, जैसे मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा हो गया, और वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, और मध्य अफ्रीका में दोस्तों मसौले कहते हैं। तो दोस्तों मध्य अफ्रीका है वह मसौले कहेंगे। और इंडोनेशिया में कहेंगे लदांग, इंडोनेशिया। और सबसे बड़ा जो मुस्लिम राष्ट्र है म्यांमार के नीचे है, भारत के नीचे, हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह उसके नीचे, जो सुमात्रा पड़ता है निकोबार के नीचे, ये इंडोनेशिया में आता है। और वियतनाम में रे के नाम से जानते हैं दोस्तों। वियतनाम में क्या कहते हैं, रे कृषि कहते हैं। और इंडोनेशिया की मुद्रा क्या दोस्तों, इसकी मुद्रा है इंडोनेशिया रुपया। और दोस्तों इंडोनेशिया की ख़ास बात यह है कि इंडोनेशिया की जो हमारी इंडोनेशिया की मुद्रा है उस पर दोस्तों गणेश जी की मुद्रा है, और वहाँ के लोग रामायण मनाते हैं और भगवान श्री राम और इत्यादि को मानते हैं दोस्तों। ख़ास इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री होते हुए भी भगवान राम को मानते हैं वो। और दोस्तों लैटिन अमेरिकी देश इन्हें क्यों कहते हैं, लैटिन अमेरिका में कौन आएगा, लैटिन अमेरिका में आएगा जो हमारा लैटिन अमेरिका में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। एक तो मैक्सिको आएगा, मैक्सिको मध्य अमेरिका का है, यानी मैक्सिको दोस्तों मध्य अमेरिका ऊपर पड़ता है,
यूएसए के नीचे है। और मैक्सिको आएगा, मध्य अमेरिका है। मैक्सिको जस्ट अमेरिका के नीचे है। मध्य अमेरिका, वेस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़ में दोस्तों बहुत सारे द्वीप समूह हैं, जिसके अंदर हमारा क्यूबा हो गया, ट्रिनिडाड और टोबैगो हो गया, होनोलुलु, जमैका, ये सारे वेस्ट इंडीज़ में आते हैं। और अगला है दक्षिणी अमेरिका। इन चारों को मिला के दोस्तों लैटिन अमेरिका बढ़ता है, हम कहते हैं लैटिन अमेरिका। तो दोस्तों आपने कभी सोचा है कि इसे लैटिन अमेरिका क्यों कहते हैं? तो लैटिन अमेरिका इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि दोस्तों यहाँ जो भाषा बोली जाती है वो ज़्यादातर या तो फ्रेंच बोलेंगे, ठीक है ना, और या स्पेनिश बोलेंगे, और या पुर्तगाली बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों भाषा बोलते हैं फ्रेंच, स्पेनिश या पुर्तगाली भाषा बोलते हैं विशेष रूप से दोस्तों। ये भाषाएं और कई जगह इतालवी बोलते हैं। तो ये चारों भाषाएं फ्रेंच, जो पुर्तगीज, स्पेनिश और इतालवी, ये दोस्तों जो हमारी पुराने टाइम में लैटिन भाषा होती थी, लैटिन भाषा से बनी है, तो इसलिए इनको लैटिन अमेरिकी देश बोलते हैं। और दक्षिण अमेरिका इसलिए अमेरिका के आसपास वाले क्षेत्र हैं। तो मेन वजह आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों भारत में क्या बोलते हैं इन जो हमारी कर्तन और दहन कृषि को? भारत में भी ये प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में बेबर या दैया के नाम से जानते हैं। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों इस कृषि को बेबर या दैया कहते हैं। और आंध्र प्रदेश में पोडू कहते हैं अथवा पेंडा कहते हैं, पोंडू अथवा पेंडा। ओडिशा में कहते हैं दोस्तों पामा डाबी, कोमान या बरिंगा। तो आपको ध्यान रखना है ओडिशा में क्या कहते हैं। ओडिशा में कहेंगे, नाम दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओडिशा में कहेंगे पामा डाबी, कोमान, पामा डाबी, कोमान और बरिंगा। ये दोस्तों एक ही नाम है, ये उड़ीसा में कहते हैं। तीनों नाम उड़ीसा में कहे जाते हैं, पामा डाबी, कोमान और बरिंगा। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखने, बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए आपको। और पश्चिमी घाट है दोस्तों, जो हमारा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला, इसका जो पश्चिमवर्ती क्षेत्र है, जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है, वहाँ इसको कुमारी कहते हैं। और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, जिसके अंदर हमारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ ये क्षेत्र आता है। तो यहाँ दोस्तों इसको कहते हैं वालरे कहते हैं या वाल्टरे कहते हैं। कहीं वालरे कहते हैं, वालरे, वाल्टरे। और हिमालयन क्षेत्रों में दोस्तों खिल कहते हैं। दोस्तों आप खिल ध्यान रखना, हिमालय क्षेत्र है। हिमालय क्षेत्र में कौन सा आगे है? जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, इन सारे राज्यों में खिल कहते हैं। और झारखंड में कहते हैं कुरुआ। तो खिल भी ध्यान रखना आपको, खिल तो कहेंगे हिमालय क्षेत्र में, और कुरुआ कहेंगे झारखंड में, और उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में जोम कहते हैं। तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जोम कहते हैं दोस्तों। तो आपको इन सारों के नाम याद करने, बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए। ये दोस्तों एक चित्र दे रखा है, कितना शानदार है ये। एक मिनट आप चालू रखिए। ये दोस्तों जो कृषि दिख रही है, ये नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में है, जूमिंग कृषि है। देखिए दोस्तों ये कृषि हो रही है, यहाँ जला दिया, ये भूमि जला दी, और यहाँ फिर उन्होंने खेती कर ली। फिर अगले साल क्या करेंगे, जब ये अनउपजाऊ हो जाएगी तब यहाँ की फसल जला देंगे और यहाँ खेती कर लेंगे। इस तरह वो कृषि करते रहते हैं। तो रिंजा है दोस्तों, एक बच्ची है, आसाम में दीफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। और वह अपने परिवार के सदस्य द्वारा भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काट कर व जलाकर साफ करके देखकर आनंद की अनुभूति करती है। आनंद अनुभव होता है उसको।
और वे प्राय परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेत को सिंचित करने में सहायता करती है और वह अपने परिवार से लगाव रखती है और जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती है, परंतु इस छोटी बच्ची को अपने खेत में जो मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ भी पता नहीं है और जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नए भूमि के टुकड़े को तलाश करनी होगी। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि रिंजा का परिवार किस प्रकार की कृषि कर रहा है? तो दोस्तों, ये कर्तन या दहन कृषि स्लैश या बर्न कृषि, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जोमिंग कहते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या आप उन फसलों के नाम बता सकते हैं जो इस प्रकार की कृषि में उगाई जाती है? तो इस प्रकार की कृषि में दोस्तों कौन कौन सी फसलें होती हैं? ये अपनी क्लाइमेट के हिसाब से दोस्तों, जैसे नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं तो वहाँ क्या उगाया जाता है, बांस उगा देते हैं, तो इस प्रकार की कृषि होगी। आंध्र प्रदेश में अलग टाइप की कृषि होगी। अब है दोस्तों गहन जीविका कृषि, इसके बारे में देखते हैं। गहन जीविका से मतलब है दोस्तों, इसके अंदर क्या आ जाएगा, तो तकनीक आ जाएगी, ट्रैक्टर का उपयोग करेंगे। खेत तो छोटे ही हैं, ट्रैक्टर का उपयोग कर लिया और इसके अलावा हमारे अच्छे बीज, खाद बीज, इनका उपयोग करते हैं। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। दोस्तों, यहाँ क्या खासियत है, जनसंख्या का दबाव अधिक होना चाहिए और यह श्रम गहन खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रसायन निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। क्या भारत के उन राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ इस प्रकार की खेती की जाती है? तो गहन जीविका निर्वाह कृषि दोस्तों भारत के पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से कृषि की जाती है। भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जो जोतों का आकार छोटा होता है और अलाभप्रद होता जा रहा है और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतर पैदावार लेने की कोशिश करते हैं और अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है। तो दोस्तों, इस गहन निर्वाह कृषि में क्या है, जनसंख्या ज़्यादा हो रही है और इस वजह से तो किसान क्या कोशिश करता है, अधिक से अधिक पैदावार लेने की कोशिश करता है और वो तकनीक का इस्तेमाल करता है। अगली दोस्तों वाणिज्यिक कृषि, और इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण है आधुनिक निवेश, जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। और कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग होता है। दोस्तों, कृषि का जो वाणिज्यीकरण है अलग अलग प्रदेश में अलग अलग होगा। उदाहरण के लिए जो हरियाणा और पंजाब में दोस्तों चावल एक वाणिज्य की फसल है, क्योंकि दोस्तों चावल ये हरियाणा पंजाब वाले खाते नहीं है और इसलिए वो बेचते हैं। और परंतु उड़ीसा में ये एक जीविका फसल है कि उड़ीसा के लोग, जो उड़ीसा, बंगाल, बिहार, यहाँ के लोग चावल का ज़्यादा सेवन करते हैं, इसलिए यहाँ एक जीविका कृषि है और बाकी फसल उगाएंगे जो भी खाने की, वो वाणिज्यिक कृषि हो जाएगी। दोस्तों, अलग अलग खान पान है देश का, तो आप जानते ही है इसके बारे में। तो क्या आप उन फसलों के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं जो एक प्रदेश में वाणिज्यिक फसल के रूप में और दूसरे प्रदेश में जीविका फसल के रूप में उगाई जाती है? तो दोस्तों, तो खाने के हिसाब से दोस्तों कौन से लोग कहाँ पर क्या सेवन करते हैं, जैसे पश्चिमी राजस्थान में बाजरा जीविक हमारी जीविका निर्वाह कृषि है, बाजरा। और इसके अलावा और जो फसलें होती है, चाहे गेहूँ होता है, इनका निर्यात करते हैं लोग, बेचते भी हैं, कुछ कम खाते हैं। और रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है और इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। तो दोस्तों क्या करते हैं, लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोते हैं। तो दोस्तों रोपण कृषि से मतलब ये है कि जो भी क्षेत्र जहाँ भी कृषि कर रहे हैं तो वहाँ केवल एक ही फसल बोएंगे, ओनली एक फसल। तो हम क्या करते हैं, आमतौर पर ज़्यादा फसलें बोते हैं। जैसे हमारे पास खेत है, 10 बीघा खेत है, तो 10 बीघा के अंदर 2 बीघा में हमने गेहूँ कर दिया, 2 बीघा में सरसों कर दिया, 2 बीघा के अंदर कपास बो दी, तो अलग अलग फसलें बो दी हमने। ऐसा नहीं होता, रोपण फसल में केवल एक ही फसल होती है और वो वाणिज्यिक फसल होती है जो बेचने में काम आती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है, मतलब एक इंटरफेस है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। दोस्तों रोपण कृषि में अधिक पूंजी चाहिए और अधिक श्रमिक चाहिए और इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग
में कच्चे माल के रूप में होता है। दोस्तों जो इससे उत्पादन होगा वो कच्चे माल के रूप में उपयोग होगा। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। दोस्तों चाय की खेती तो आपको पता ही है, जो आसाम वाले क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में, केरला के कुछ भाग में चाय की खेती होती है। कॉफ़ी कर्नाटक में उगाते हैं, रबड़ भी कर्नाटक, केरला में उगाते हैं। गन्ना तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र इत्यादि में होता है। और केला भी दोस्तों जो बेंगलोर, कर्नाटक इत्यादि क्षेत्रों में होता है। महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। और आसाम और उत्तरी बंगाल में चाय होती है दोस्तों, चाय की खेती। कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं, चूँकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है। ये दोस्तों भारत के दक्षिणी भाग में केले की फसल है, केले का खेत है, इस तरह फसल होती है केला, ये भी रोपण फसली है। केला भी दोस्तों एक रोपण कृषि है, तो आपको ध्यान रखना है। केला क्या है? रोपण कृषि। रबड़ भी रोपण कृषि है। ये दोस्तों नॉर्थ ईस्ट, ये बांस की कृषि है दोस्तों। बांस भी नॉर्थ ईस्ट में एक रोपण कृषि है। और कहीं कहीं बस जो यहाँ के लोग कर्तन और दैन कृषि के लिए भी इनका काम प्रयोग लेते हैं, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगला दोस्तों सस्य प्रारूप, यानी फसलों का जो किस प्रकार प्रारूप होता है। आपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है, और ये देश में कृषि पद्धतियों और सस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। और इसीलिए देश में होने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। और भारत में 3 सस्य ऋतुएं दोस्तों। भारत में कितनी ऋतुएं हैं? 3 ऋतुएं हैं, जो इस प्रकार हैं: रबी, खरीफ और जायद। ये 3 ऋतु हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना। इसके बारे में डिटेल से हम अभी पढ़ेंगे। और जो रबी की फसल है दोस्तों, वो शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है, यानी हम दीपावली के आसपास जो रबी की फसल को बोते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से लेकर जून के मध्य काटा जाता है, यानी होली के आसपास, होली के बाद में हम इस फसल को काट लेंगे। और ये फसल जो गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों कुछ मुख्य रबी की फसलें हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। इसके अंदर कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से गेहूँ हैं, जौ हैं, मटर हैं, चना है, सरसों हैं, ये सारी रबी की फसलें हैं। और यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं, और उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में गेहूँ और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। तो यहाँ दोस्तों रबी की फसलें होती हैं, विशेष रूप से उत्तरी भारत के राज्य रबी की फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। और शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, यानी जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वो किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। इससे होने वाली जो वर्षा है इन फसलों के लिए अधिक उत्पादन में सहायक होती हैं। दोस्तों ये जो वर्षा है जो पश्चिमी विक्षोभ से केवल उत्तरी भारत में आती हैं, दक्षिणी भारत में कम होती है, इसलिए रबी की फसलें उत्तरी भारत में ज़्यादा होती हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त जो रबी की फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। तो दोस्तों जब हरित क्रांति आई थी तो इससे भी रबी की फसलें उत्पादित होने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हरित क्रांति कब आई दोस्तों? हरित क्रांति लगभग 1962-63 में मानते, इसको 63 मान लो, 62-63, यानी जब जो चीन का युद्ध हुआ दोस्तों उसके बाद आई थी। तो हमें महसूस हुआ कि हमें जब अमेरिका ने गेहूँ देने से मना कर दिया था, और जो हमारे लाल गेहूँ आते थे जो वहाँ के वो लोग अमेरिका वाले सूअर और उनको खिलाते हैं, वो हमें देने लगे, यानी सड़ा हुआ गेहूँ आता था। तब हमारे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, तो उन्होंने जो पहल की थी हरित क्रांति के लिए, तो उनकी देन है ये। दोस्तों जो खरीफ फसलें हैं देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। जो खरीफ की फसलें जब वर्षा होती है उस समय बोते हम, और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है।
जो वर्षा आएगी जून के आसपास, जून जुलाई में बोएंगे और लगभग सितंबर अक्टूबर और कई कई नवंबर में काटी जाती हैं। और इस ऋतु में बोई जाने ठीक ठीक। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में क्या है दोस्तों? चावल है, मक्का है, ज्वार, बाजरा, तुर जो अरहर बोलते हैं, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इन फसलों में कौन कौन सी है जो खरीफ की फसलें हैं। तो खरीफ की फसलों में चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, तुर या अरहर है, मूंग है, उड़द है, कपास है, जूट है, मूंगफली और सोयाबीन है। ये सारी फसलें हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से, अब दोस्तों चावल की खेती कहाँ होती है वो हम देखते हैं। जो चावल की खेती होती है मुख्य रूप से आसाम में होती है, पश्चिम बंगाल में होती है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में विशेष रूप से कोंकण तटीय प्रदेश जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ, और उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है चावल कौन कौन से राज्यों में होता है। और पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है, क्योंकि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप यह पानी अच्छा खासा है, इस वजह से ये चावल यहाँ भी होने लग गया है। असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में धान की 3 फसलें, ओस, अमन और बोरो, ये बोई जाती है। चावल की 3 फसलें हैं, ये असम, बंगाल और ओडिशा में विशेष रूप से हैं। जिसमें दोस्तों जो बोरो फसल है ये हमारा जो शीत ऋतु है, बोरो फसल शीत ऋतु में ली जाती है। आप ऐसे याद रखो, शीत ऋतु में जब हमारे होंठ फट जाते हैं तो बोरो प्लस लगाते हैं, तो उससे याद कर लो। बाकी ये जो ग्रीष्म ऋतु में है। अब दोस्तों रबी की और खरीफ की फसलें हैं। ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल जायद कहा जाता है, यानी रबी और खरीफ की फसल के बीच में जो टाइम है ग्रीष्म ऋतु का, उसमें बोएंगे वो जायद फसलें हैं। और जिसके अंदर क्या आता है, मुख्य रूप से सब्जियां बोते हैं। उसमें जायद ऋतु में मुख्य रूप से तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलें उगाई जाती है। और गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 साल लगता है। तो गन्ना दोस्तों तैयार होने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, 1 साल लगता है। अब पढ़ेंगे मुख्य फसलों के बारे में। मिट्टी, जलवायु, कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। तो दोस्तों देश में बहुत सारी खाद्य फसलें और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। और भारत में उगाई जाने वाली जो मुख्य फसलें उसमें के अंदर चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दोस्तों बाजरे को मोटा अनाज कहते हैं, बाजरा, जौ इनको कहते हैं। दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि हैं। दोस्तों ये हमारी फसलें हैं। हम पढ़ेंगे पहले चावल के बारे में। भारत के अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है और हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल का उत्पादक है। दोस्तों सबसे ज़्यादा चावल होता है चीन के अंदर, उसके बाद भारत में। और भारत में सबसे ज़्यादा खाने वाला जो फसल है यानी जो धान है वो हम चावल खाते हैं। और गेहूँ का आता दूसरा नंबर, पहला नंबर चावल का है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी यूपी, ये सारे लोग चावल खाते हैं। साउथ के अंदर भी चावल बहुत मात्रा में खाया जाता है। ये दोस्तों चावल की कृषि इस प्रकार होती है, ये चित्र दे रखा है, ये फसल होती है इस तरह। अब देखते हैं दोस्तों चावल कहाँ कहाँ होता है। चावल के प्रमुख क्षेत्र, गौण क्षेत्र। देखो चावल यहाँ होता है, हमारा जो तमिलनाडु वाला तट है, जो पश्चिमी घाट है यहाँ होता है। इसके अलावा जो तुम्हारा आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, उड़ीसा है, झारखंड के कुछ क्षेत्रों में भी चावल होता है, बंगाल में होता है, उड़ीसा में होता है, जो बिहार, यूपी, यहाँ दोस्तों चावल बहुत अच्छी खासी मात्रा में चावल होता है। ये जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी घाट, यहाँ होता है। और आसाम में भी चावल होता है। पंजाब, हरियाणा में अच्छी खासी मात्रा में चावल है। और ये क्षेत्र दोस्तों कुछ क्षेत्र हमारे उत्तरी राजस्थान का, यहाँ भी चावल होता है। और यहाँ थोड़ा बहुत हो जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मालवा के कुछ क्षेत्रों में भी चावल उगाया जाता है।
दोस्तों चावल के प्रमुख क्षेत्र देख लिया आपने। और ये एक खरीफ की फसल है दोस्तों। चावल क्या है, खरीफ की फसल है और जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान कितना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, और अधिक आर्द्रता, यानी आर्द्रता चाहिए उसको 100 सेंटीमीटर से अधिक आर्द्रता। तो दोस्तों ये जलवायु कंडीशन आपको याद रखनी है कि जो चावल के लिए जलवायु कंडीशन है, जो तापमान होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए और आर्द्रता होनी चाहिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। इसके लिए चावल उग जाएगा उससे, यानी अच्छी गर्मी चाहिए और अच्छी वर्षा चाहिए की आवश्यकता होती है। और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई करके भी चावल को उगाया जाता है। ये दोस्तों जो ये चावल इस प्रकार होता है, मैदान में कटाई के लिए तैयार चावल की फसल जब पक जाती है तो इस प्रकार ये दिखती है। और चावल है दोस्तों उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदान, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। जो नॉर्थ ईस्ट के मैदान हैं और तटीय क्षेत्र है, हमने देख लिया विशेष रूप से पश्चिमी तटीय क्षेत्र और पूर्वी तटीय क्षेत्र और डेल्टाई प्रदेश। जहाँ डेल्टा बनाती है, डेल्टा कौन कौन सी नदी बनाती है, डेल्टा हमारी मुख्य रूप से जो गंगा ब्रह्मपुत्र है और जो नीचे 4 नदी है, महान नदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ डेल्टा बनाती है। इन क्षेत्रों में चावल होता है। मैदान तो है उत्तर का विशाल मैदान पूरे के अंदर। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल की फसल उगाना संभव हो गया। तो दोस्तों चावल तो आजकल सभी जगह हो रहा है, क्योंकि सिंचाई से भी और जो नहर आने से भी, जो इंदिरा गांधी नहर आई उससे भी चावल की कृषि करना संभव हो पाया है। अब हम पढ़ेंगे गेहूँ। दोस्तों जो गेहूँ की फसल है, जो भारत का दूसरे नंबर का खाद्यान्न है। सबसे ज़्यादा भारत के लोग चावल खाते हैं, उसके बाद गेहूँ खाते हैं। अब आप ये मत कह देना कि हम तो चावल खाते ही नहीं है, पहले नंबर कैसे हैं। तो चावल दोस्तों कई राज्यों में खाया जाता है। यूपी, बिहार, बंगाल जैसे बड़े राज्यों में चावल खाते हैं वहाँ के लोग। गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। और रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। दोस्तों जब रबी की फसल उगाते हैं उस समय शीत ऋतु, और जिसमें पक जाती है तो उस समय खिली हुई धूप की आवश्यकता होती है। और इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब गेहूँ उगाते हैं तो कितनी वर्षा होनी चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। देश में गेहूँ उगाने वाले 2 मुख्य क्षेत्र हैं। तो दोस्तों गेहूँ मुख्य रूप से हमारे देश में 2 जगह उगाया जाता है। पहला है उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान, यानी जो गंगा नदी है और सतलज नदी है, इनके बीच में जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ गेहूँ उगाया जाता है। और दूसरा क्षेत्र है दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। दोस्तों जो दक्कन का पठार है यहाँ भी उगाया जाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भाग गेहूँ पैदा करने के मुख्य राज्य। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, एमपी और बिहार के कुछ भागों में गेहूँ उगाया जाता है। ये दोस्तों गेहूँ की फसल है, इस तरह होती है। अब है मोटे अनाज, मिलेट्स, अंग्रेजी मिलेट्स कहेंगे, मोटे अनाज। मोटे अनाज में दोस्तों क्या क्या आते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, ये सारे मोटे अनाज में आते हैं। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, लेकिन इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरण के लिए दोस्तों जो रागी होती है, रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा मिलता है, कैल्शियम मिलता है और सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या मिलता है
हमें रागी के अंदर, तो रागी के अंदर हमें प्रचुर मात्रा में लोहा भी मिलेगा और कैल्शियम भी मिलेगा और सूक्ष्म पोषक और भूसी भी मिलेगी। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से जो दोस्तों ज्वार है देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो तीसरे नंबर की खाद्यान्न फसल कौन सी है। तो पहले नंबर तो चावल हो गई, आपको एक बार बताते हैं। प्रथम फसल है हमारे देश की चावल, जिसे राइस कहते हैं इंग्लिश में। दूसरे नंबर पर गेहूं है, ठीक है। और तीसरे नंबर की फसल है दोस्तों वो है ज्वार। आगे देखते हैं। ये दोस्तों देख लिए मैदान में कटाई के लिए तैयार चावल की फसल, ये चित्र हमने देखा था। अब नेक्स्ट देखते हैं जो दोस्तों ज्वार की फसल है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये फसल वर्षा पर निर्भर है। तो दोस्तों जैसे हम बाजरा उगाते हैं वर्षा में, वैसे ही ज्वार उगा देते हैं, केवल वर्षा पर डिपेंड है। कई लोग कृषि भी करते हैं, लेकिन वर्षा से भी काम चल जाएगा। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों ये जो हमारी जो ज्वार है वो आर्द्र क्षेत्रों में उगाई जाती है, इसलिए इसकी सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। तो इन राज्यों में उगाई जाती है और यहाँ आर्द्रता होती है, क्योंकि दोस्तों ये समुद्र का तट है, इनके तटवर्ती क्षेत्र हैं जहाँ आर्द्रता पाई जाती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये मतलब लगभग साउथ के स्टेटों में उगाई जाती है। अब बाजरा दोस्तों बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाई जाती है। बलुआ मिट्टी भी चलेगी और उथली काली मिट्टी पर भी बाजरा उग जाता है। राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र और गुजरात और इसके अलावा हरियाणा इसके प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, राजस्थान और ऊपर अपना हरियाणा हो गया, नीचे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यूपी का पश्चिमी हिस्सा, यहाँ बाजरा उगाया जाता है। और रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और ये लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो रागी की फसल है वो कैसी फसल है। तो रागी की फसल दोस्तों सूखे प्रदेशों की फसल है और जो रागी की फसल है वो लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। और रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य दोस्तों कर्नाटका हो गया, हमारा हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ दोस्तों रागी उगाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। ये देखो कई मिट्टियों में उगती है रागी, तो लाल, काली, बलुआ, दोमट, उथली काली, मतलब उग जाती है जहाँ भी उगा इसको। अब दोस्तों मक्के के बारे में, ये गेहूँ की ऐसी खेती होती है और ये बाजरे की, देखो ये सेंटी आ रही बाजरे की। मक्का दोस्तों ये एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है। तो दोस्तों जो मक्के की फसल होती है, खाने मक्का लोग खाते भी हैं और चारे के रूप में भी काम आती है। और यह एक खरीफ की फसल है, यानी बाजरे के साथ उगती है मक्का। अब दोस्तों गेहूँ देखते, गेहूँ कौन कौन से क्षेत्रों में होता है। तो गेहूँ देखो, ये जो महाराष्ट्र का कुछ भाग है यहाँ होता है, ये गौण क्षेत्र इधर ये कलर वाला, और ये अपना मुख्य क्षेत्र है। तो महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र में, गुजरात के कुछ क्षेत्र, जो राजस्थान का पूर्वी हिस्सा और कुछ मध्य हिस्सा, यहाँ गेहूँ उगता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र का थोड़े क्षेत्र में, तुम्हारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी आधे उत्तर प्रदेश में, पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, तुम्हारा उत्तराखंड, हिमाचल
और जो पूरी उत्तर प्रदेश है यहाँ गौण क्षेत्र है गेहूँ का, यहाँ चावल भी उगता है साथ के अंदर। और इसके अलावा दोस्तों ये जो जम्मू कश्मीर के जम्मू के कुछ पार्ट में भी अपने गेहूँ उगता है। तो दोस्तों ये मुख्य क्षेत्र है गेहूँ के। और बिहार है, ये बिहार दिख रहा है ऊपर, ये गौण क्षेत्र। बिहार में भी काफ़ी मात्रा में गेहूँ होता है। तो दोस्तों ये आपने देख लिया है गेहूँ कहाँ कहाँ उगता है। अब हम पढ़ रहे थे ऊपर मक्का दोस्तों 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में मक्का कहाँ उगता है। 21 डिग्री सेल्सियस तापमान से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में उगता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा मक्का है कहाँ उगेगा, 21 डिग्री से 27 डिग्री तापमान चाहिए इसको। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी किसे कहेंगे हम? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जैसे उत्तर का विशाल मैदान है तो वहाँ की बांगर बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। तो उस मृदा पर ये अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। और बिहार जैसे कुछ राज्यों में जो मक्का दोस्तों रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। तो हमारे कहाँ उगेगी ये मक्का? तो बिहार में तो ये रबी की ऋतु में उगाई जाएगी। और वैसे पूरे भारत में खरीफ की फसल है मक्का, ये भी आपको ध्यान रखना है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों, सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटका, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मक्का कहाँ कहाँ होता है। सबसे ज़्यादा कर्नाटक है, एमपी, यूपी, बिहार, आंध्रा और तेलंगाना, ये मक्का के दोस्तों मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ये दोस्तों चित्र देखिए, मक्का की कृषि हो रही है, ये लोग मक्का उगा रहे हैं, फिर मक्का काट रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब दोस्तों पढ़ेंगे हम दालें के बारे में। जो दाल हम खाते हैं, कई सारी दालें हैं, जैसे अरहर हो गया, मसूर हो गया, उड़द हो गया, चना हो गया, ये सारी दालें हैं। भारत दोस्तों विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है और उपभोक्ता है। उत्पादक से मतलब दोस्तों भारत सबसे ज़्यादा दाल पैदा करता है और उपभोक्ता, और यहाँ के लोग दाल ज़्यादा खाते हैं क्योंकि दोस्तों बड़ी जनसंख्या है। इस वजह से भारत दाल का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और उत्पादक भी है। शाकाहारी खाने में दाल सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती है दोस्तों। दाल से सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है शाकाहारी खाने में। वैसे तो अंडे में मिलता है, लेकिन दाल में प्रोटीन ज़्यादा होता है। अब इसमें तुर, जिसे अरहर कहते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। तो दोस्तों ये सारी दालें हैं, तुर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना। और क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी रबी में उगाई जाती है? तो दोस्तों रबी की तो ये चना है, चना तो गेहूँ के साथ होता है। और बाकी ये दोस्तों जो हमारी खरीफ की फसल है, दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है दोस्तों। दाल के लिए नमी कम चाहिए होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जाता है। जैसे अपना ये मूंग, मोट, ये हमारे पश्चिमी राजस्थान में भी उगाया जाता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें, दोस्तों अरहर में फली नहीं होती हैं और बाकी सभी फसलों में फली होती हैं। अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें क्या करती हैं? वायु में सबसे अधिक नाइट्रोजन है। तो दोस्तों वायु में 79% मतलब 78% नाइट्रोजन है, 78.95 लगभग 79। तो वायु से क्या करती है? नाइट्रोजन लेती है और भूमि की आर्द्रता को बनाए रखती है। तो नाइट्रोजन लेके फिर इनकी जड़ें जाती पेड़ ज़मीन के अंदर, तो नाइट्रोजन मिक्स कर देगी ज़मीन में, उर्वरता बनाए रखती है। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन यानी रोटेटिंग में बोया जाता है। और भारत में एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटक दाल के
मुख्य उत्पादक राज्य है। तो दोस्तों कौन कौन से राज्य? एमपी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दाल का, उसके बाद राजस्थान भी है, महाराष्ट्र भी है, यूपी है और कर्नाटक में भी दाल अच्छी खासी मात्रा में होती है। अब दोस्तों खाद्यान्नों के अलावा जो अन्य खाद्य फसलें उनके बारे में देखते हैं। अब गन्ने के बारे में पढ़ेंगे हम। दोस्तों गन्ना है एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, यानी 0 से 23 डिग्री अक्षांश के बीच उगाई जाती है। उपोष्ण यानी 23 से थोड़ा ऊपर तक उगा देंगे 30 डिग्री, यानी लगभग 10 से 30 डिग्री के बीच उगाई जाने वाली फसल है। और यह फसल दोस्तों 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के मध्य उगाई जाती है। तो दोस्तों देखते हैं गन्ना कहाँ उगेगा। 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए इसको, और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। और कहाँ बोई जाएगी दोस्तों? ये हमारा मक्का है, इसके लिए 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए और उष्ण और आर्द्र जलवायु चाहिए, और 21 से 27 डिग्री तापमान। कम वर्षा वाले प्रदेशों में ये सिंचाई करके भी उगाई जाती है। दोस्तों जो हमारी गन्ने की फसल है, जहाँ वर्षा कम होती है वह सिंचाई से भी ये काम चल जाएगा, और इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है। और इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। और ब्राज़ील के बाद भारत है गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है गन्ने का? ब्राज़ील में होता है, और उसके बाद भारत में होता है जो दूसरे नंबर पे है। और गन्ने का उपयोग चीनी, गुड़, खांड सारी और सिरप बनाने के काम आता है। तो दोस्तों ये काम है चीनी बनाने में, गुड़, खांडसारी और सिरप बनाने में काम होता है। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। पंजाब हरियाणा तो ही, बिहार हो गया, तेलंगाना और आंध्र हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, ये दोस्तों गन्ने के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। दोस्तों गन्ना आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, जहाँ पर चीनी मिले ज़्यादा है, जहाँ चीनी तो वहाँ गन्ना भी होगा। अब दोस्तों ये गन्ने की कृषि का ये फ़ोटो है, इस तरह गन्ना होता है, नीचे सांठे दिख रही है। अब दोस्तों हम देखेंगे तिलहन के बारे में। तो तिलहन फसलें कौन कौन सी हैं? 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। दोस्तों सबसे ज़्यादा तिलहन फसलें होती है चीन में होती है, और उसके बाद होती है भारत में। सन 2016 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। जो तोरिया होती है ये भी एक तिलहन का प्रकार है। इसके उत्पादन में भारत का विश्व में सबसे पहले था कनाडा, और उसके बाद चीन, इसके बाद तीसरा स्थान था। और देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। तिलहन 12% भाग पर उगता है, ये भी ध्यान रखना भारत के। अब मूंगफली है तिलहन में, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख तिलहन फसलें। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी, सूरजमुखी, ये मुख्य तिलहन फसलें हैं, और इनमें अधिकतर खाद्य है और खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है। परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन किसे कहते हैं? श्रृंगार का सामान और उपटन उद्योग में कच्चे बाल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों जो मूंगफली है खरीफ की फसल है तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से होता है। मूंगफली तो खरीफ में उगती है, और जितने भी तिलहन है उसका आधा भाग तो इस मूंगफली का है।
और दोस्तों मैदान में कटाई के लिए तैयार ये मूंगफली इस तरह होती है। ये हमारे सूरजमुखी इस तरह फूल दिखते कितने खूबसूरत से। और ये सरसों इस तरह की फसल होती है, प्राप्त होता है। और दोस्तों देखो ये चाय की कृषि इस प्रकार होती है। ये देखो पहाड़ी बागान से दिख रहे हैं, ये चाय उगती है से पहाड़ी ढलानों में। और ये चाय की पत्तियों को चुनती श्रमिक महिलाएं। जो चाय की पत्तियाँ होती है इसके लिए हमें सस्ते श्रमिकों की ज़रूरत होती है। और इस तरह महिलाएं और बच्चे विशेष रूप से ये पत्तियाँ चुगने का कार्य करते हैं। और गुजरात है दोस्तों मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो दोस्तों गुजरात के अंदर क्या होता है, जो अपने मूंगफली होती है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। और गुजरात में दोस्तों राजकोट है। आपको ध्यान रखना दोस्तों, राजकोट के अंदर क्या होता है, मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो अपने राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं दोस्तों, यानी जो मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है, तो ये डूंगरगढ़ को कहते हैं, श्री डूंगरगढ़। और उसमें लूणकरणसर है, उसको कहते हैं राजस्थान का राजकोट। मूंगफली के लिए बहुत अच्छा उत्पादन होता है, बीकानेर में है। और इसके अतिरिक्त राजस्थान और आंध्र प्रदेश मूंगफली के अन्य मुख्य उत्पादक राज्य हैं। 2016-17 में अड़सी और सरसों हैं दोस्तों, रबी की फसलें हैं कि दोस्तों जो हमारी तिलहन फसलें इसमें अलसी और जो सरसों हैं ये रबी की फसलें हैं। ये आपको ध्यान रखना। ये पूछा जा सकता है। और तिल उत्तर भारत में खरीफ की फसल है दोस्तों। उत्तर भारत में तिल उगाएंगे, खरीफ की फसलें उगाएंगे। और दक्षिण भारत में तिल रबी की फसल है। और दोस्तों जो अरंडी है, अरंडी कहते हैं, ये खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में बोए जाते हैं। अरंडी को आप खरीफ में बो दो चाहे रबी में बो दो, दोनों टाइम चलेगा। और अड़सी और सरसों है रबी की, और तिल है उत्तरी भारत में रबी की और दक्षिण भारत में खरीफ की। अब पढ़ेंगे दोस्तों चाय के बारे में। चाय तो सभी लोग पीते हैं, सबको पता है। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है दोस्तों। जो रोपण कृषि से मतलब ये होता है कि बहुत केवल एक ही फसल होती है और बहुत बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, उससे रोपण कृषि कहते हैं। यानी जो चाय है तो केवल वहाँ चाय उगेगी, कॉफ़ी है तो उस क्षेत्र में कॉफ़ी उगेगी, बांस है तो उस क्षेत्र में बांस ही उगेगा, इसे रोपण कृषि कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज लोग लाए थे, भारत में लाए थे। और आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। और चाय का पौधा है उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। और चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए दोस्तों वर्ष भर पोषण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि चाय की झाड़ी उगने के लिए क्या क्या चाहिए, पोषण, नम और पाला रहित जलवायु चाहिए। और वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें हैं और इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। तो दोस्तों वर्षा हो तो वो समान रूप से होनी चाहिए, ये ज़रूरी है इसके लिए। और चाय एक जो श्रम सघन उद्योग है, श्रम भी चाहिए अच्छा खासा इसके लिए, पत्तियाँ तोड़ने के लिए महिलाएं, बच्चे। और इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। और इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियाँ बागान में ही जो संशोधित की जाती हैं। और चाय की मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में चाय कहाँ होता है, आसाम में होता है, जो पश्चिम बंगाल में जो उत्तरी भाग में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट और इन जिलों की पहाड़ियाँ। और इसके बाद में तमिलनाडु और केरल में भी चाय उगती है। दोस्तों आपको ध्यान, आसाम, बंगाल का दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी और
तमिलनाडु और केरला में चाय अच्छी खासी मात्रा में उगती है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी उत्पादन हो जाता है। उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और कौन से राज्य हैं? हिमाचल और अपना उत्तराखंड है, मेघालय है, यानी पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा होता है। देखो सारे पहाड़ी इलाके हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में, जो अपना पूर्वी घाट है वहाँ आंध्र प्रदेश में, त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। और सन 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो चाय उत्पादक देश था। तो सबसे ज़्यादा चाय होती है चीन के अंदर, और उसके बाद पहला नंबर है, सबसे ज़्यादा है चीन का पहले नंबर पे, और दूसरा नंबर है भारत का। ये दोस्तों चाय की शुरुआत कैसे हुई? अंग्रेज़ों ने शुरू करी थी चाय की शुरुआत, क्योंकि चीन के अंदर चाय हुआ करती थी। तो अंग्रेज़ लोग क्या बहुत चालाक थे, और अंग्रेज़ लोग चीन पे भी आधिपत्य था अंग्रेज़ों का, और भारत पर भी था, यानी चीन से व्यापारिक संबंध थे उनके। और फिर क्या था कि तो उन लोगों ने क्या करा कि जो चीन की चाय है वो भारत लेकर आए, और भारत के लोगों को बताया कि चाय तो बहुत अच्छी स्वादिष्ट होती है, आप पियो। तो फिर जो चीन की चाय है दोस्तों तो भारत में आयात होने लगी। और भारत में दोस्तों अफीम होता है, अफीम का उत्पादन अच्छा होता था। तो इन लोगों ने क्या करा, तो व्यापार बढ़ाने के लिए तो चीन के लोगों को अफीम की लत लगा दी, और फिर अफीम को पसंद आने लगा चीन के लोगों को। तो फिर ऐसे वो आयात निर्यात करते थे, उधर से चाय मंगा लेते चीन से, और यहाँ से अफीम बेच देते। तो इस प्रकार उनकी दुकान चलती रहती थी। और भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है, यानी दोस्तों भारतीय कॉफ़ी अच्छी वैरायटी की होती है। और हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। कौन सी किस्म है? अरेबिका। दोस्तों अरेबिका से याद आ गया, जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि जो दोस्तों कॉफ़ी की शुरुआत कैसे हुई। तो कॉफ़ी सबसे पहले अरब के अंदर एक बकरी चराने वाला था, कालदी। दोस्तों कालदी नामक जो अरब चरवाहे ने इस कॉफ़ी की खोज की, क्योंकि जो कॉफ़ी की पेड़ लगे हुए थे तो उसकी बकरियां क्या करती, जो कॉफ़ी के पौधे खाकर उछल कूद करती थी, अजीब हरकतें करती थी। तो इस कालदी को लगा कि भाई क्या बात है, बकरियां ऐसे क्यों कर रही है। तो उसने वो कॉफ़ी की 2-4 पत्तियाँ खाई और ताज़गी महसूस की। तो फिर उसने पूरी दुनिया को बताया ऐसे कॉफ़ी की शुरुआत हुई थी। तो अरब हैं, और अरब से अरेबिका किस्म बनी। अरेबिका किस्म की दोस्तों सबसे अच्छी कॉफ़ी मानी जाती है, और हमारे देश में पैदा की जाती है। जो शुरुआत के अंदर कहाँ से लाई गई? यमन से लाई गई। यमन भी एक अरब देश है, और इस किस्म की कॉफ़ी को विश्व भर में अधिक मांग है। और इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुई। ये दोस्तों बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक में हैं। कॉफ़ी भी होती है, और लोहा इसके ये भी अच्छी खासी मात्रा में मिलता है। और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु के आसपास, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। ये दोस्तों तीनों के सीमावर्ती इलाके में पड़ता है ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो यहाँ दोस्तों कॉफ़ी उगती है, और बाबा बुदन की पहाड़ियों पर भी कॉफ़ी अच्छी खासी मात्रा में होती है। अब पढ़ेंगे दोस्तों बागवानी फसलें, यानी जो अपनी फल सब्जियाँ ये हो गई उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी गार्डनिंग जो अपनी फसलें उनके बारे में। सन 2016 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। फल और सब्जियों में सबसे पहले है टॉप दोस्तों चीन है, जो जितनी फसलें ज़्यादातर फसलों में टॉप पर है। भारत है दूसरे पर। भारत उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार के फलों का उत्पादक है। उष्ण कटिबंधीय फल भी होते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय फल भी भारत में होते हैं। और भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी और पश्चिम बंगाल, यहाँ के तो आम प्रसिद्ध है दोस्तों। तो आम कहाँ के प्रसिद्ध आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आम है अपने महाराष्ट्र के हैं, आंध्रा के हैं, तेलंगाना के हैं,
महाराष्ट्र में कहाँ के हैं? कोल्हापुर। आपने कोल्हापुर सुना होगा। यहाँ के आम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के, यूपी में दोस्तों बरेली के आम प्रसिद्ध है, जो हम कहते हैं लंगड़ा वहीं की है, बरेली की। और पश्चिम बंगाल के आम प्रसिद्ध है। और नागपुर जो महाराष्ट्र में है, और चेरापूंजी यहाँ के संतरे यहाँ के प्रसिद्ध है, नागपुर और चेरापूंजी के। और केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले होते हैं केरला में, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले प्रसिद्ध है। और यूपी और बिहार की लीची, और मेघालय के अनानास यानी पाइनएप्पल होता है वो मेघालय का। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर दोस्तों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में अच्छी खासी मात्रा में अंगूर उगते हैं। और हिमाचल और जे.एंड.के के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट विश्व भर में बहुत अधिक मांग है। तो दोस्तों कहाँ होता है ये? कश्मीर और हिमाचल में सेब होता है, नाशपाती, खुबानी और अखरोट ये ठंडे प्रदेश में होता है। ये दोस्तों ठंडे प्रदेश है, आप जानते हैं। ये कहाँ से लिया गया है? पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स 2018, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये दोस्तों जो अखरोट इस तरह उगते हैं। ये खेती किसकी? अखरोट की है। अखरोट को कुछ लोग नाशपाती भी कहते हैं ये। और ये सेब दोस्तों, इस तरह सेब के पेड़ लगते हैं हिमाचल और जे.एंड.के में। और ये होते हैं अनार के, और ऐसे अनार लगते हैं। भारत का दोस्तों मटर है, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर और बैंगन, आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। भारत मटर सबसे ज़्यादा होता है, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू, इसके उत्पादन में भारत टॉप पर है। और ये दोस्तों सब्जियों की कृषि, मटर, फूल गोभी, टमाटर, बैंगन, ये मटर है, इस तरह उगते हैं। और ये फूल गोभी, ये देखो इस तरह सीमेंट प्लेटी, ये टमाटर है, और ये बैंगन। अब दोस्तों पढ़ेंगे हम अखाद्य फसलों के बारे में। यानी अखाद्य फसलें उन्हें कहते हैं जो खाई नहीं जाती हैं। खाद्य फसलें खाने में काम आती है, अखाद्य खाने में नहीं आती है, कॉमर्शियल यूज होता है इनका। अब रबड़ के बारे में देखते हैं दोस्तों। जो रबड़ है सबसे ज़्यादा तो होता है मलेशिया के अंदर, भारत में भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। रबड़ दोस्तों भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थिति में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। तो दोस्तों मलेशिया तो भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है, वहाँ होता है ज़्यादा रबड़, लेकिन उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है जैसे भारत में। और इसके लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए। रबड़ के लिए दोस्तों कितनी वर्षा चाहिए? 200 सेंटीग्रेड से अधिक वर्षा, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान वाली, और तापमान चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान चाहिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए। अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है। और रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। रबड़ कहाँ उगेगा? मेघालय की गारो पहाड़ियाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, यानी दोस्तों साउथ पार्ट में उगता ही है। अब ये कह रहा है कि उन वस्तुओं के नाम बताइए। वस्तुओं की सूची बनाई जो रबड़ से बनती है और हम इनका प्रयोग करते हैं। दोस्तों रबड़ से तो हम टायर, ट्यूब, जो बच्चे ज़्यादा वो पेंसिल से लिखते थे वो रबड़, और बहुत सारी चीज़ें दोस्तों रबड़ से काम आती हैं, बनती हैं। अब रेशेदार फसलें किसे कहते हैं? जिसमें रेशा होता है। कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं, और इनमें से पहली 3 है मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है। ये कपास, जूट और सन की तो फसल होती है, और प्राकृतिक रेशम मिलेगा अपने को जो कोकून से मिलेगा। और चौथी दोस्तों रेशम के कीड़े होते हैं, कोकून से मिलती है जो प्राकृतिक रेशम है।
अब पढ़ेंगे सबसे पहले कपास के बारे में। तो कपास की फसल कहाँ होती है, क्या इसके लिए जलवायु चाहिए। और कपास दोस्तों भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है, यानी जो कपास की शुरुआत हुई है वो भारत से हुई है। और सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। सबसे पहला स्थान है चीन का, उसके बाद भारत का, और मूल स्थान है भारत यानी कि चीन। और दक्कन पठार के शुष्कतर भागों की काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। दोस्तों कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है दक्कन पठार के सूखे भागों की। और इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई और 210 दिन दोस्तों पाला रहित दिन चाहिए, और खिली हुई धूप की आवश्यकता होती है। और ये खरीफ की फसल है दोस्तों, ये कपास है, खरीफ की फसल है। देखिए कपास इस तरह उगती है। ये कपास पे फूल लगते हैं, डोडे बोलते हैं। पहले ऐसे इस तरह डोडे आते हैं, फिर ये खिल जाते हैं, तो ये इस तरह कपास लगती है। और हम बाद में श्रमिकों की मदद से इनको अलग कर लिया जाता है। जो कपास पककर तैयार होने में 6 से लेकर 8 महीने लगते हैं, लगभग 6 से 8 महीने लगते हैं। इतना तो दोस्तों नहीं लगता कपास को तैयार होने में, लगभग 5-6 महीने में कपास तैयार हो जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात, क्योंकि हमारे खुद के कपास की खेती करते हैं, राजस्थान में भी उग जाती है कपास उगाए तो सिंचाई से। महाराष्ट्र, गुजरात मेन तो है, क्योंकि सूती वस्त्र मिलें सबसे ज़्यादा कहाँ है, महाराष्ट्र और गुजरात में है। फिर MP, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, यूपी कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अब देखते हैं दोस्तों जूट के बारे में। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, यानी गोल्डन रेशा होता है, क्योंकि सोने के कलर का होता है वो। और जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। जो बाढ़ के मैदान होते हैं वहाँ उगती है, और जल की निकासी अच्छी होनी चाहिए, उर्वरक मिट्टी में उगती है। और जहाँ हर वर्ष बाढ़ में आने वाली नई मिट्टी जमा होती रहती है, और इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। जब ये बढ़े उस समय तापमान ऊंचा होना चाहिए। ये पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार, असम और उड़ीसा, मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तो दोस्तों कहाँ का होता है, बंगाल के अंदर, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय में, यानी आसपास के राज्य हैं, बांग्लादेश और बंगाल के आसपास। यहाँ जूट होता है सबसे ज़्यादा। बांग्लादेश में होता था दोस्तों सबसे ज़्यादा जूट, लेकिन बांग्लादेश अलग देश बन गया, तो फिर अब अपने यहाँ बंगाल में ज़्यादा होता है। और इसका बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु, धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में इसका प्रयोग होता है। और इसकी उच्च लागत के कारण दोस्तों, इसके लिए क्या ऊंची लागत चाहिए, क्योंकि पैसा ज़्यादा खर्च होता है। इसकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री, विशेष रूप से नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाज़ार में इसकी मांग कम हो रही है। दोस्तों इसको ज़्यादा लागत चाहिए जूट के लिए, और जो इसको टक्कर देने के लिए नायलॉन आ गया बाज़ार में, उसकी कम कीमत इसलिए इसकी अब डिमांड कम हो रही है। अब देखते हैं प्रौद्योगिकी और संस्था का सुधार क्या क्या करना चाहिए फसलों के लिए। जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि के विकास अवरुद्ध हो रहा है तथा इसकी गति मंद हो रही है। और सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के प्रमुख बड़े भाग में अभी भी किसान खेतीबाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। तो दोस्तों क्या है कि सिंचाई के साधन का लगातार विकास हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि देश में एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान हैं खेतीबाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। और बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए ये महत्वपूर्ण चुनौती है दोस्तों। और 60% से भी अधिक लोग कृषि कार्य पर निर्भर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों कृषि में प्रयोग होने वाले नवीन तकनीकी ऊपर ये ट्रैक्टर है,
पीछे हड़ चला रही है। और ये भी एक कृषि यंत्र है, आपको ध्यान रखना है। 60% से भी अधिक है लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकों और संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए क्या हुआ, जो जोतों की चकबंदी हुई। दोस्तों चकबंदी किसे कहते हैं? पहले जैसे छोटे छोटे खेत होते थे भाइयों में बंट के, तो उनमें बीच की जो मेड़ होती थी वो हटा के एक मतलब विशाल क्षेत्र में कृषि करते थे सारे लोग मिलके, उसे कहते हैं चकबंदी। जैसे वो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में बड़े खेत, तो वैसे खेत बनाए उन्होंने। और विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, यूपी में, राजस्थान में चकबंदी मिलती नहीं इतनी। सहकारिता और जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। और जमींदार किसे कहते हैं? जमींदार लोगों के पास ज़मीन होती थी और जो मजदूर लोग कृषि करते थे उनको मिलता कुछ नहीं था, बाबाजी का ठुल्लू मिलता था। जमींदार लोग सारी फसल हड़प लेते थे, तो और ये समाप्त कर दी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? भूमि सुधार। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब थी? 1952 से लेकर 1957 के बीच। दोस्तों 1952 से 57 के बीच ये हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। भूमि सुधार इसका मुख्य लक्ष्य था। और भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी और जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था, इसलिए दोस्तों चकबंदी करी इन्होंने। और भूमि सुधार के कानून तो बने परंतु इसके लागू करने में ढील दी गई। और 1960 और 1970 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। दोस्तों 1960 और 70 का दशक है, यह भारत सरकार ने क्या करा? कृषि सुधार की शुरुआत की। जैसे हरित क्रांति आई थी 1962-63 में, 60-70 के दशक में ऐसी कई शुरुआत करी। दोस्तों पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति क्या कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियाँ आरंभ की गई परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। ये दोस्तों श्वेत क्रांति, हरित क्रांति आई लेकिन ये केवल नॉर्थ इंडिया में आई, बाकी साउथ इंडिया में इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं है। नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र मान लो, जैसे विशेष रूप से यूपी, पंजाब, हरियाणा में ज़्यादा प्रभाव आ, देश के अन्य हिस्सों में इसका प्रभाव नहीं रहा। और इसीलिए 1980 और 1990 के दशकों में व्यापक भूमि सुधार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जैसे 1960-70 में सुधार किया, संपूर्ण क्षेत्र को लाभ नहीं मिला, तो क्या करा? 1980 और 90 के दशकों में जो व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। और इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या करा इन्होंने? ग्रामीण बैंक करे। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, संस्थागत सुधार में जो 1980 और 90 के दशक में क्या करा? और जो ग्रामीण बैंक शुरू करे, जो सहकारी समितियाँ बनाई, कोऑपरेटिव समितियाँ और बैंकों की स्थापना सम्मिलित थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ों की स्थापना हुई संस्थागत सुधार में। कम ऋण पर सुविधा मिले इसलिए ग्रामीण बैंक, सहकारी समिति और बैंक की स्थापना हुई। किसानों के लाभ के लिए भारत ने किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC जो हम लोन मिलता दोस्तों बहुत सस्ता मिलता है, और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना ये सारी शुरू करी दोस्तों एक किसानों के लाभ के लिए संस्थागत सुधार के अंदर। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना को हम क्या कहते हैं? PAIs कहते हैं। और इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। और दूसरा क्या सुधार था? आकाशवाणी और जो DD हैं दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए गए हैं। तो ये कार्य दोस्तों किए गए संस्थागत सुधारों के अंदर। और किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है कई फसलों का गवर्नमेंट निर्धारित करती है, वो शुरू किया, आज भी करती है। और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। अब पढ़ेंगे भूदान ग्रामदान क्या है दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे। जो विनोबा भावे जी ने शुरू करा था भूदान आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है।
और महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया। तो दोस्तों ये सवाल बनता है, जो महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कौन थे? तो थे हमारे विनोबा भावे जी थे। और उनकी गांधी जी की ग्राम स्वराज अवधारणा में गहरी आस्था थी। ग्राम स्वराज की अवधारणा हमारे गांधी जी की थी, उनमें गहरी आस्था थी। और उनका वो प्रचार प्रसार करने के लिए संपूर्ण भारत की उन्होंने यात्रा की। और गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पद यात्रा की। और एक बार जब वे आंध्र प्रदेश का एक गांव है दोस्तों, जो पोचमपल्ली, आपको ध्यान रखना इस गांव का नाम, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव में बोल रहे थे हमारे गांधी जी, तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। जब वो अपने संदेश दे रहे थे तब भूमिहीन लोगों ने कहा, आप संदेश तो दे रहे हो लेकिन हमारे पास भूमि नहीं है, हम क्या खाए पिए। तो विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वायदा तो नहीं किया, लेकिन उनसे आश्वासन दिया कि यदि वे सहमति करें तो भारत सरकार से बात करके उनके लिए ज़मीन मुहैया करवाएंगे, ऐसे उन्होंने कहा था। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी नाम के शख्स थे, वो खड़े हो गए और मतलब ज़मींदार लोग थे, उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश कर दी। तब ये महाजन खड़े हुए और इन्होंने कहा, भाई साहब मेरे पास ज़मीन खूब है, 80 एकड़ ज़मीन में दान कर दूंगा और एक एकड़ सबको दूंगा, तो मतलब इनके पास मिल जाएगी ज़मीन और अपने खेती बाड़ी कर लेंगे, थोड़ी बहुत जितनी भी होगी, मकान बना लेंगे। तो दोस्तों इसे भूदान के नाम से जाना गया। तो आपको इसका नाम भी याद रखना, श्री रामचंद्र रेड्डी। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना ये विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने, जो अनेक गांवों के मालिक थे, बहुत सारे गांवों के मालिक थे, उन्होंने क्या करा, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश की। पूरे गांव भी दिए और जो पूरे गांव दिए उसे ग्रामदान कहते हैं, और जो कुछ भूमि का टुकड़ा दिया उसे भूदान कहते हैं। परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून भी बना दोस्तों, गवर्नमेंट ने कानून लेकर आई भूमि सीमा कानून, जिसमें भूमि का हिस्सा देने की बात की गई। तो उससे बचने के लिए जमींदार लोगों ने अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया था। और विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का भी नाम दिया गया। दोस्तों इतने सवाल बन गए, इसमें से रक्तहीन क्रांति भी भूदान आंदोलन कहते हैं, ग्रामदान, और श्री रामचंद्र रेड्डी, इनका नाम भी दोस्तों आपको याद रखना है। अब दोस्तों कृषि का जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और रोजगार उत्पादन में क्या योगदान है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। दोस्तों कृषि का बहुत कुछ योगदान है, कोई आपसे छुपी हुई नहीं है चीज़ें, फिर भी आपको एक बार बता देते हैं। जो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है और सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी, वैसे दोस्तों कृषि का उत्पादन घट रहा है, घटने के उपरांत भी 2010-11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन थे। अभी भी देश के 52% लोग कृषि पर आश्रित हैं। तो पहले ज़्यादा थे, लगभग 60% के लगभग थे, 52% भी है, लेकिन लगभग आधे से ज़्यादा लोग आज भी कृषि पर निर्भर हैं। और दोस्तों कृषि को सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के लिए अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे तो समाज के लिए व्यापक निहितार्थ है। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के भरसक प्रयास किए हैं और भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यह दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। दोस्तों कहाँ पर है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद? दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देहरादून में है। देहरादून किसकी राजधानी है? उत्तराखंड की। पशु प्रजनन केंद्र, जो कई पशुओं के प्रजनन केंद्र हैं, राजस्थान जी के में पढ़ते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पशु प्रजनन केंद्र हैं। तो आपको दोस्तों उसका भी ध्यान रखना है, उसका भी हम पढ़ाएंगे आगे। और बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता दी गई।
अब दोस्तों ये ज्ञात करें कि किसान के बेटे किसान क्यों नहीं बनना चाहते। दोस्तों भारतीय किसान का बेटा किसान इसलिए नहीं बनना चाहता क्योंकि जो भारतीय किसान हैं इनके पास ज़्यादा आमदनी होती नहीं है, और इन जो भारतीय कृषि हैं जो वर्षा पर निर्भर हैं। जब दोस्तों वर्षा पर कृषि निर्भर होगी तो भारतीय किसान क्यों चाहेगा मेरे बेटे किसान बने, क्योंकि ज़्यादा इनकम नहीं होती है, बहुत सारी लागत लगती हैं और फसलों को अच्छे दाम नहीं मिलते हैं। दोस्तों ये प्रमुख कारण है, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है क्या क्या कारण है। आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अब दोस्तों एक मिनट ध्यान रखते हैं। दोस्तों बारिश काफ़ी आ गई है, थोड़ा दिक्कत आ रहा है, आपको कुछ समस्या हो रही होगी। एक मिनट आपकी। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। जो तालिका है 4.1 से स्पष्ट होता है कि पिछले वर्षों में जो जीडीपी में वृद्धि हुई है, परंतु इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। दोस्तों रोजगार के अवसर क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कृषि कार्य है जिसमें ज़्यादातर लोग संलग्न रहते हैं, उसकी मात्रा नहीं बढ़ रही है। कृषि में विकास दर कम हो रही है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है, और वर्तमान में भारतीय किसान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। चित्र 4.1 में भारत जीडीपी में वृद्धि किस प्रकार हुई उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। ये दोस्तों जीडीपी में वृद्धि के 2013-14, 14-15 और 15-16 3 वर्ष बताएं। कृषि का योगदान था जीडीपी में 4% 2013-14 में, फिर बढ़ के फिर घट के हो गया 1% हो गया, यानी जीडीपी का योगदान कितना कम, जो कृषि का योगदान लगातार कम हो रहा है, जो चिंता का विषय है दोस्तों। 4.2 से 1.1 पे आ गया। उद्योग 5% योगदान था 2013-14 में, फिर कितना हो गया 7.3। सेवाएं थी, सर्विस सेक्टर, सेवाएं आप जानते हैं, बैंकिंग, परिवहन, ये सारी सेवाएं होती हैं। 7.8% योगदान था, इसका भी बढ़ा है योगदान दोस्तों, यानी सब क्षेत्र बढ़े हैं, उद्योग बढ़े हैं, सेवा बढ़ी है, लेकिन कृषि घटी है। और सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी का कुल जीडीपी है जो अपने भारत की 6.6% थी और बढ़ के 7.6 हुई है। बढ़ी तो है लेकिन इसमें कृषि का योगदान कम हुआ है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। संपूर्ण देश की जीडीपी लगभग 7.6 है और उसका 1.1 का मतलब है लगभग 10-12% अभी भी जीडीपी में कृषि का योगदान है। ये दोस्तों रिपोर्ट ली गई आर्थिक सर्वेक्षण 2016 की, ये अंतरिम आंकड़े हैं। कृषि सेक्टर में विशेष रूप से करना पड़ रहा है। रासायनिक उर्वरकों पर सहायकी कम करने के लिए उत्पादन लागत बढ़ रही है और इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों पर दोस्तों कृषि उत्पाद पर क्या हो रहा है वो भी देखते हैं। और इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों पर आयात कर घटाने से भी देश में कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है और किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं और जिसके कारण कृषि में रोजगार घट रहे हैं। तो किसान लोग क्या कर रहे हैं, पूंजी में निवेश कम कर रहे हैं, इससे कृषि में रोजगार लगातार घट रहे हैं और देश में अनेक राज्यों में किसान आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हम देखते हैं। तो किसान अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं और कृषि भूमि घट रही है। और क्या हम रोजगार के वैकल्पिक अवसरों पर सोच सकते हैं। दोस्तों किसान आत्महत्या करने की मेन वजह है तो किसानों को बहुत सारी समस्या हैं। किसान के ऊपर ऋण हो रहा है और जितनी वो पैसा लगाते हैं कृषि में तो कुछ होता जाता नहीं है और सारी फसलें वर्षा पर निर्भर हैं। तो कई बार वर्षा टाइम से नहीं होती है, इससे फसलें जल जाती हैं और कई बार ये आजकल टिड्डियाँ बहुत ज़्यादा आ गई, इनसे भी फसलों को नुकसान होता है। तो बहुत सारी समस्या हैं जिससे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। विशेष रूप से हमारा जो सौराष्ट्र का किसान है, विदर्भ का किसान है, महाराष्ट्र और गुजरात का, वहाँ के किसान आत्महत्या ज़्यादा कर रहे हैं। कृषि भूमि घट रही है, तो हम पढ़ लिया है। वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है, उपनिवेश काल में भी यही स्थिति मौजूद थी, यानी वैश्वीकरण उपनिवेश काल में भी था। तो विश्व के अंदर सारी फसलों का आयात निर्यात सब करते थे, पहले से चला आ रहा है। और 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे। यानी जब 19वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारी भारत आए, 1857 क्रांति की बात है, या पहले भी लोग आगे थे यूरोपीय लोग,
उस समय भी दोस्तों भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे। आपने हड़प्पा सभ्यता, विश्व की जो रोम, चीन की सभ्यता, इनके बारे में, मिस्र की सभ्यता पढ़ा होगा। तो आपस में दोस्तों आयात निर्यात होता था, ये तो पुरानी बात है। वैश्वीकरण पहले से था, अभी कह रहे हो वैश्वीकरण हो गया, अब ज़्यादा हुआ लेकिन पहले भी था। दक्षिण भारत में किसानों की इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और आज भी गरम मसाले भारत में निर्यात किए जाने वाले मुख्य वस्तुओं में शामिल हैं। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास को, दोस्तों भारत में कपास काफ़ी अच्छी कपास होती है, और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया। ये दोस्तों मैनचेस्टर कहाँ है, इंग्लैंड के अंदर है, और लिवरपूल ये भी इंग्लैंड में है। ये सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र है, मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग, और लिवरपूल सूती और ऊनी वस्त्र उद्योग का भी प्रमुख केंद्र है। ये दोस्तों जो सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फली फूली, यानी जब भारत में अच्छी किस्म की कपास हुई और यहाँ से ये लोग निर्यात करते थे अपने देश इंग्लैंड में, इससे जो वस्त्र उद्योग वहाँ का मैनचेस्टर और लिवरपूल का फला बड़ा है। और आपने 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन, दोस्तों जो गांधी जी ने आंदोलन किया था 1917 में, उसके बारे में पढ़ा होगा। इसकी शुरुआत इसलिए हुई थी कि इस क्षेत्र के किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया। नील की खेती करने के लिए किसानों पर दबाव डाला गया, और नील है दोस्तों ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योगों के लिए एक प्रमुख कच्चा माल था। ये दोस्तों अखबार की कटिंग है। अखबार क्या कह रहा है कि 11वीं प्लान मस्ट फोकस ऑन फार्मिंग, जो 11वीं कृषि अर्थव्यवस्था है, पंचवर्षीय योजना है, इसमें कृषि पर मुख्य फोकस किया गया है। दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना 2 से लेकर 2007 के बीच थी। 2007 से लेकर 2012 के बीच थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। फिर 12 से 17 12वीं और अंतिम थी, और उसके बाद जो हमारी नीति आयोग बन गया और एक वर्ष की योजनाएं आने लग गई। द सीड्स ऑफ फार्मर सुसाइड, एंड दोस्तों किसान एक आत्महत्या कर रहे हैं, इतनी उत्पादन होती नहीं है। क्रॉप फेलियर प्राइस क्रैश एक्ट एज ट्रिगर्स, यानी फसलें नष्ट होने से और फसलों के दाम नहीं मिलने से ये आत्महत्या कर रहे हैं। थीम क्या कहें, इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर फॉर फूड सिक्योरिटी। ये थीम ये अखबार की कि कृषि में खाद्य सुरक्षा के लिए निवेश करना चाहिए सरकार को। सेंटर एसेस इम्पोर्टेंट टू चेक प्राइस राइज, यानी सरकार इसके फसलों के दाम बढ़ाने के प्रयास करेगी। ये दोस्तों अखबार की कटिंग है कि क्या लिखा है। तो नेक्स्ट दोस्तों आगे देखते कितना क्या रहा दोस्तों। 12 ज़्यादा टॉपिक रहा नहीं हमारा, कर लेंगे अभी। वर्षा आ रही है और आपको थोड़ा ऐसी आवाज़ साइंस की आवाज़ भी आ रही होगी, क्योंकि तो वर्षा की आवाज़ है, पास में दोस्तों ये गाड़ियों की आवाज़ है, इससे काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। 1 मिनट आप चालू रखना। अब देखते हैं हम ये दोस्तों, ये किसान इसलिए बढ़ गया। किसान क्यों बढ़ गया? क्योंकि उन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया। तो गवर्नमेंट ने कह दिया भाई हमें तो नील ही चाहिए, नील उगनी चाहिए, और आप अपने खाने की फसलें उगाओ मत, हमें कोई मतलब नहीं है। तो किसान भड़क गए, और फिर बाद में उन्होंने ये सत्याग्रह किया, गांधी जी को इन्वाइट किया। फिर गांधी जी आए और सारी स्थिति संभाली। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद, ये दोस्तों मुख्य उत्पादक हैं, चावल हो गया, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट, मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है। दोस्तों गवर्नमेंट काफ़ी सहायता देती है कृषि को, इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारी तकनीकें हैं, इस वजह से हम मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों इसका। ये बहुत ही चिंता का विषय है। अब दोस्तों ये फ़ोटो दिए गए हैं विकसित और जो विकासशील देशों में कीटनाशकों की भारी मात्रा में उपयोग से संबंधित समस्या हैं।
जैसे कीटनाशक डाल रहे हैं। काफ़ी समस्या होती है क्योंकि ज़्यादा कीटनाशक डालने से भूमि की उर्वरता क्षमता कम हो रही है और नुकसान करती है, भूमि बंजर होती जाती है। ये दोस्तों सागवान का क्लोन है, उत्तक संवर्धन। इस तरह सागवान का पौधा उगाते हैं वो अपनी जो पौधशालाएँ होती है उसके अंदर। दोस्तों आज भारतीय कृषि दोहराए पर खड़ी है, यानी बहुत बुरी हालत है और भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा, क्योंकि दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा सीमांत और छोटे किसान ही है। हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वायदा तो किया, लेकिन आज यह कई विवादों से घिरी है और आरोप लगाया जाता है कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग और जो जल वृत्तों के सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। दोस्तों ये कारण है भूमि का निम्नीकरण होने के। आज जीन क्रांति संकेत शब्द है, जीन क्रांति एक संकेत शब्द है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है। तो दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग को जीन क्रांति भी कहते हैं ये लोग। अभी क्या कह रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग बीजों की नई संकर किस्मों का आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में जानी जाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी जीन क्रांति बीजों की क्या करती है, नई संकर किस्मों का आविष्कार करती है, शक्तिशाली पूरक के रूप में जानी जाती है। ये भी आजकल ज़्यादा आ गई है। अब दोस्तों क्या भारत में व्यापक रूप से प्रयुक्त जीन संशोधित बीज का नाम बता सकते हैं? तो जीन संशोधित बीज भारत में खूब है दोस्तों, जैसे गेहूं का बीज है, चावल है, ये जीन संशोधित बीज हैं। हाइब्रिड बीज काफ़ी आ गए दोस्तों आज के टाइम। हमारा ये कपास का आ गया। वास्तव में कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है, क्योंकि ये उर्वरक और कीटनाशक जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती हैं। दोस्तों जो कार्बनिक कृषि है बिना उर्वरक और बिना रसायनों की जाती है, इसलिए पर्यावरण पर इनका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। और कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण और घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती है तो और होती रही तो भारतीय किसानों के भविष्य का दोस्तों अंधकार में है। और भारत के लगभग और क्या करते हैं 83 करोड़ लोग हैं, 83.3 करोड़ लोग कृषि लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। 83 करोड़ लोग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं, यानी आधा हेक्टेयर से भी पाव हेक्टेयर आता है सबके बंट 0.30 हेक्टेयर। और इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। और भारतीय किसानों को सस्यावर्तन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। सस्यावर्तन किसे कहते हैं दोस्तों? जो हम नॉर्मल फसलें उगाते हैं और वो नहीं खाद्यान्न फसलें मत उगाओ, कि भारतीय किसान खाद्यान्न फसलें ज़्यादा उगाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा पैसे वाली फसलें उगानी चाहिए ताकि वो बाज़ार में बेच के खाद्यान्न हम खरीद सकें और यह भारत में ही तो आयात कर सकें। और इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ पर्यावरण निम्नीकरण में कमी आएगी। फलों, औषधीय पौधों, बायोडीजल फसलें कौन सी है दोस्तों? जट्रोफा और जोजोपा हैं। इनसे बायोडीजल बनता है। फूलों और सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता है। ये दोस्तों उगाते हैं तो सिंचाई की ज़रूरत भी कम पड़ती है। ये जो औषधीय पौधे, फूल, औषधीय पौधे, बायोडीजल फसलें, जट्रोफा, जोजोपा। और भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उपयोग किया जा सकता है। अनाज के स्थान पर ऊंचे मूल्य की फसलें उगाकर शस्य प्रारूप में परिवर्तन का अर्थ है कि भारत को खाद्य पदार्थों का आयात करना पड़ेगा। दोस्तों जब हम शस्य प्रारूप आरंभ करेंगे, ऊंचे मूल्य की फसलें उगाएंगे तो हमारी कृषि फसलें कम हो जाएगी और इसे हमें आयात करना पड़ेगा। 1960 के दशक में इसे एक आपदा के रूप में देखा गया था, जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे। जब उस समय क्या हुआ था कि हम गेहूं का आयात करते थे और अमेरिका हमारे को लाल सड़े पे गेहूं देता था, तो आपदा के रूप में लिया गया क्योंकि बहुत सारे युद्ध हो गए थे, चीन का युद्ध, पाकिस्तान का युद्ध। और अमेरिका ने जो हमारी फसलें थी, ये खाद्य फसलें गेहूं को अपने निर्यात करने पर रोक लगा दिया। तब हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा भाई हरित क्रांति आनी चाहिए। और फिर कई लोग उस समय बहुत मुश्किल से काम चलाते थे, व्रत भी करते थे।
परंतु यदि हम कीमती फसलों के उत्पाद निर्यात करके खाद्यान्न आयात करते हैं तो हमें चिली, इजराइल और इटली, ये दोस्तों यहाँ की अर्थव्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, चिली, इजराइल और इटली की अर्थव्यवस्थाओं का अनुसरण करेंगे तो विभिन्न कृषि उत्पाद में क्या है दोस्तों, फल हैं, शराब है, जैतून के विशेषकर बीज निर्यात करके खाद्य पदार्थ आयात करते हैं। क्या हम खतरा मोल लेने के लिए तैयार हैं? इस विषय पर वाद विवाद कीजिए। दोस्तों इसी के साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। अभ्यास प्रश्नों में पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? रोपण कृषि। दोस्तों रोपण कृषि में एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती हैं। जैसे चाय है, चाय केवल आसाम, पश्चिम बंगाल, केरला वहाँ होती है। तो रबड़ है, रबड़ कर्नाटक, केरल में होता है। इसी प्रकार बांस नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में होता है। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? दोस्तों रबी की फसल कौन सी है इसके अंदर आप बताइए। तो रबी की फसल चना है दोस्तों, चना रबी की फसल है। इसके अलावा अलसी भी रबी की होती है, इसमें है नहीं। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? दोस्तों फलीदार फसलें कौन सी हैं? तो दोस्तों फलीदार फसल ये दालें हैं दोस्तों, दालें फलीदार फसल हैं, आपको ध्यान रखना है। तिल होता, तिल भी फलीदार हैं, लेकिन इसमें दालें आपको करना है। अरहर को छोड़कर सारी दालें फलीदार हैं। अब दोस्तों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में दीजिए। एक पेय फसल का नाम बताइए और उनको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। दोस्तों पेय फसल चाय है, और चाय के लिए क्या चाहिए? चाय के लिए अधिक वर्षा चाहिए, 200 सेंटीमीटर तक, और 20 से 25 डिग्री तापमान चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। इसके अलावा आदर्श जलवायु चाहिए और पहाड़ी ढाल चाहिए, सस्ता श्रमिक चाहिए। ये आदर्श परिस्थितियाँ होती है चाय के लिए, और ऐसी सेम परिस्थितियाँ कॉफ़ी के लिए चाहिए। भारतीय खाद्य फसल का नाम बताइए जहाँ पर पैदा की जाती है और उस क्षेत्रों का विवरण दें। दोस्तों भारतीय खाद्य फसल है गेहूँ है, और गेहूँ कहाँ पैदा किया जाता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार वाले क्षेत्रों में गेहूँ पैदा होता है। और जहाँ ये पैदा की जाती है विवरण तो दे दिया हमने। और सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रम की सूची बनाई है। दोस्तों जो सरकार ने संस्थागत सुधार कार्यक्रम किए, सरकार ने किसानों को सस्ता ऋण देने के लिए जो योजनाएं चलाई है, तो ग्रामीण बैंक की स्थापना करी है, सहकारी समितियां बनाई हैं, क्रेडिट कार्ड दिए हैं। तो इसके अलावा सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है। ये संस्थागत कार्य सरकार ने किए हैं। दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? दोस्तों दिन प्रतिदिन भूमि कम क्यों हो रही है? क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने से भूमि का बंटवारा हो रहा है। जैसे मान लो 4 भाई एक बाप के, उस भूमि के कितने 4 टुकड़े हो गए, तो 4 के 4 हैं तो 16 टुकड़े हो गए। तो इससे क्या हो रहा है कि ज़्यादा टुकड़े होने से तो कृषि करने में आगे दिक्कत आएगी, क्योंकि मकान बनाने और भी करते हैं, माट होती है, इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। और आने वाले समय में जो हमारी खाद्यान्न फसलों पे जो प्रतिकूल असर पड़ सकता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 120 शब्दों में दीजिए। कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा दिए गए उपाय, ये दोस्तों हमने पढ़ा था ऊपर, बहुत डिटेल में आप कर लीजिए। और भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी, ये भी हमने पढ़ा दोस्तों, आप कर लें। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ, दोस्तों ये भी हमने करा था। चावल की खेती के लिए क्या क्या भौगोलिक परिस्थितियाँ चाहिए, ये हमने पढ़ा था। इसके अंतर्गत चावल के लिए हमारे को बहुत अच्छी वर्षा चाहिए और तापमान भी अच्छा खासा चाहिए, और 200 सेंटीमीटर वर्षा, और जो हमारी तो बाढ़ वाले मैदान चाहिए, ये हमारे चावल के लिए चाहिए। और चावल कहाँ होता है? चावल मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्रों में चावल होता है। परियोजना कार्य आप दोस्तों कर लें खुद। दोस्तों इसी के साथ ही हमारा टॉपिक कृषि कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि आपको पास में सरसर की आवाज़ आ रही है वर्षा की वजह से। जय हिंद, जय भारत।